जिसका 20-30-40 हज़ार रुपए भी महीने का इनकम है, हाँ। क्या वो लोग भी अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, जिसके जीरो इनकम भी है उसको भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। ओह। हम कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। पहले तो मुझे बताइए ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है? देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है कि हम एक गरीब घर में पैदा हुए या फिर हम बहुत बड़े घर में नहीं पैदा हुए, अब उसमें तो हमारी गलती है नहीं, वो जो हमारे पुराने जो भी कर्म थे उसके हिसाब से हम पैदा हो गए। पर अगर हम गरीब मर गए तो वो तो हमारी गलती है ना। करेक्ट। तो आप क्या करते हो जब आप गरीब होते हो या एक गरीब परिवार से होते हो या जहां आपके पास अबंडेंस नहीं है, तो आप शुरू में अपना टाइम बेचते हो ताकि आप पैसा कमा सको, जिसे हम टाइम ट्रेडिंग कहते हैं। चाहे आप तनख्वाह के फॉर्म में कर रहे हो या आप कोई और व्यवसाय कर रहे हो जो कर रहे हो, पर एक पॉइंट तो लाइफ में लाओ ना यार कि अपने इतना पैसा हो कि अपना समय खरीद सको, क्योंकि समय फाइनाइट है ना। अभी मैं चाह के भी, ठीक है, विरल भाई मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर वो चाह के भी अपनी जिंदगी का एक मिनट भी मुझे नहीं दे सकते। जितना मेरे जीवन में लिखा उतना ही मिलेगा मुझे। ना मैं किसी से उधार ले सकता हूं, जैसे मैं पैसे तो उधार ले सकता हूं, ना मैं समय का आईपीओ लेके आ सकता हूं। पैसे को तो आईपीओ भी लेके आ सकते हैं अपन, ठीक है, कि जाओ जनता के पास जाओ और मेरे को बोलो 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो मिल जाते हैं अगर आपका बिजनेस ठीक है तो। पर मेरे को, मैं अगर मार्केट में जाके बोलूं मुझे समय दे दो, तो कोई देना चाहे तो भी नहीं मिल सकता। तो यानी आई एम ट्रेडिंग अ फाइनाइट रिसोर्स फॉर एन इनफाइनाइट रिसोर्स, ठीक है। यानी फाइनाइट है मेरा समय, इनफाइनाइट है पैसा। तो ठीक है, ये कर रहा हूं, पर मेरे को कॉन्शियस तो होना है कि मैं ये गलती ये मैं कर रहा हूं, कभी तो मैं इससे बाहर निकलूं, कभी तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाऊं। और वो जो चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, वो नंबर जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है। वो इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो अगले आपके जीवन के अंत तक आपका साथ दे दे। आपको उसके बाद नया पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आप कमाते हो नहीं कमाते हो मैं अलग बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है ना, उस दिन आप 10x मोर पावरफुल हो जाते हो, बिकॉज अब आपके पास समय आ चुका है। जो आपका फाइनाइट रिसोर्स है वो आपके कंट्रोल में आ गया है। अब आपको किसी की नहीं सुननी। आप संडे को कोई बॉस आके फोन नहीं कर सकता, यार जल्दी पहुंचो ड्यूटी पे, सुबह 9 बजे पहुंचो, सुबह 8 बजे पहुंचो, रात के 12 बजे तक रहो। अभी देखिए ना, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, ईवाई में थी, ठीक है, वर्क प्रेशर के नाम पे सुसाइड हो गया, ठीक है। और ईवाई में से कोई गया भी नहीं उसके इसमें क्या कहते हैं, फ्यूनरल में, हाँ सॉरी, उनके फ्यूनरल पे कोई गया नहीं। दिस इज हाउ लाइफ इज। और आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो इस चीज के लिए, तो ये थैंकलेस काम है। पर हाँ, अगर आपने राइट फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लिए तो आप जिंदगी भर अपना टाइम ट्रेड करते रह जाओगे। यहां से बचना है हमें, ये पॉइंट से बचना है, उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपने जैसे बताया कि वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए एक अमाउंट आपके पास होना चाहिए। जी। ज्यादातर लोग इसी में फंसते हैं कि वो अमाउंट कितना होना चाहिए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कोई गांव में रहता है तो अलग होगा, शहर में, डिपेंडिंग अपॉन लाइफस्टाइल, फैमिली क्या है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉर्मूला है, या हमारे व्यूअर में से कोई अगर लेट्स से अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा है, 20-22-24 साल की उम्र में है, जस्ट अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा है, 20-25 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह है, और उसको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है, तो फर्स्ट कितने साल के बाद वो प्लान कर सकते हैं, और दूसरा क्या अमाउंट उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ इतना अमाउंट मुझे मिल जाए तो मैं अपनी लाइफ गुजार पाऊंगा? देखिए, अमाउंट जो है वो है, इट्स अ फंक्शन ऑफ योर एक्सपेंस, नॉट ऑफ योर इनकम। आप कमाते कितना उससे कोई मैटर ही नहीं है। मैंने 7 लाख रुपए महीने कमाने वाले भी गरीब देखे हैं और 50,000 रुपए महीना कमाने वाला भी अमीर देखा है, ठीक है। तो आप पैसे को कमाते कितना वो फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मैटर ही नहीं है। आप पैसे को संभालते कैसे हो, उसका उपयोग क्या करते हो, उसका निवेश कैसे करते हो, वो मैटर है, असली मैटर वो है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर है, वो नंबर बेसिकली आपकी एक्सपेंस में से निकलता है। यानी कि अगर आपका एक्सपेंस आप कंट्रोल कर सको तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा पाओगे, ठीक है। तो पहले आपको फोकस करना मेरा एक्सपेंस कंट्रोल हो। देखिए, आजादी की बात हो रही है, तो बिना खून दिए तो आजादी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से आपको अगर फाइनेंशियल आजादी की बात है तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर कुछ चीजें हैं जिसमें आपका मन लगता है, अपना मन मारना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। उसको भी बैलेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बजटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। बट कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपके मन में है कि मुझे आईफोन खरीदना है, तो वो आईफोन आपको डेफर करना पड़ेगा, या फिर नया छोड़ के सेकंड हैंड लेना पड़ेगा। पर कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा अगर आपको आजादी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भाई, तुम्हारे को पहले थोड़ा सा खून देना पड़ेगा, तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। सुपर। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ नंबर ये है कि जो भी आज आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उसको आप कब रिटायर होना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो मैं 20 साल में रिटायर होना चाहता हूं। आज के एक्सपेंस को 20 साल आगे ले जाओ, इन्फ्लेशन पकड़ के। आज भारत की इन्फ्लेशन 6 से 7% के बीच में। 7% का मतलब है कि हर 10 साल में आपका क्वांटम डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज आपका महीने का खर्चा 20,000 है, ठीक है, वो 10 साल बाद 40,000 हो जाएगा, उसके 10 साल बाद ये 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 रुपए महीना, यानी 10 लाख रुपए साल का आपका खर्चा होगा 20 साल बाद। 10 लाख रुपए अगर आपका खर्चा है तो आपके पास 2.5 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए। उस 2.5 करोड़ का अमाउंट अगर आप जमा कर पाए अगले 20 साल में, तो मजेदार बात है कि आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले पाओगे। और ये 2.5 करोड़ लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी तनख्वाह को बढ़ाते गए तो ये 2.5 करोड़ अचीव करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आप 2.5 करोड़ ले आए तो आज के वैल्यू टर्म्स में, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जिसे हम कहते हैं, तो वो नंबर हो जाता है करीबन 60-70 लाख रुपए। तो अगर 60-70 लाख रुपए आज के तारीख के आपको मिल गए, जब आपकी तनख्वाही 20-25 हजार है, तो देन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ट्रू।
अमेजिंग सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने सिखा दी, और शायद लाइक इससे बहुत सारे लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि क्या अमाउंट आपको ध्यान में रखना चाहिए अगले 20 साल के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट ना आपकी रियल लाइफ की सिचुएशन से बहुत कोई अलग चीज नहीं है। जो आपकी रियल लाइफ के फंडे है ना, वो भी इन्वेस्टमेंट्स पे लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट से अपेक्षा बहुत अनरियलिस्टिक है। देखिए, हम क्या होता है कि जब भी स्टार्ट करते हैं ना, अगर कोई क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है वो सचिन तेंदुलकर सोचता है कि मैं तो पहले सचिन तेंदुलकर बनूंगा। कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगा तो बोलेगा यार मैं तो मिस्टर बीस्ट ही बनूंगा पहले दिन, या कोई बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊंगा। नहीं भाई, पहले सबकी जर्नी में पहला कदम जो होगा वो छोटा ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करोगे तो वो बहुत अच्छा डायलॉग था ना वो मूवी का, दीपिका पादुकोण बोलती है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलो तो सही यार, 100 रुपए का एसआईपी तो करो, 500 रुपए का एसआईपी तो करो, बटन तो दबाओ, पता तो करो वो प्रोसेस क्या है। आज मेरे को लोग पता है मैसेज क्या करते हैं विरल भाई, कहते हैं कि सर जरा एक वीडियो बनाओ ना ये कि एसआईपी करते कैसे है, कि एक कोई ऐप खोलो, कोई भी ऐप खोलो, ज़ीरोधा ग्रो, कॉइन, जो भी खोलना खोलो, और उसके बाद एक जाके बटन दबा के दिखाओ मेरे को, मैंने एक वीडियो बनाई ईटीएफ खरीदते कैसे, ऐसे करके। वो वीडियो पे 1 लाख व्यूज है ऑन मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियो, नॉट शॉर्ट, लॉन्ग फॉर्म पे 1 लाख व्यूज है। तो यानी लोग इतना प्रोक्रेस्टिनेटेड है कि वो खुद से एक स्टेप लेके 100 रुपया डालने को तैयार नहीं है। वो 100 रुपया वो कहीं पे जाके बेटिंग कर देंगे, उल जलूल खर्चा कर देंगे, बट जाके 100 रुपया निवेश करने को तैयार नहीं। तो ये बात का बड़ा दुख भी रहता है मेरे को, इसलिए मैंने ये काम लिया कि भाई कोशिश करेंगे लोगों को सिखाना। और कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट भी वैसा बन गया है। आज वो एक आ गया था ना मीम, 21 दिन में पैसा डबल, तो लोगों के मन में वही एकदम क्विकली मनी चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपके हिसाब से कैसे ये पेशेंस मेंटेन करना चाहिए? मतलब लोगों के मन में आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करें तो आई थिंक वो पेशेंस ही कहीं ना कहीं डगमगा जाता है कि वो उनको ऐसा चाहिए यार थोड़े दिन के बाद देखेंगे पोर्टफोलियो, अरे नहीं यार इतना नहीं बड़ा, एक काम करते चलो निकाल देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखें? देखिए, अगर आप सर्जरी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको सर्जन बनना है तो आप क्या करोगे? आप राइट किताब पढ़ोगे, करेक्ट, राइट गाइडेंस ढूंढोगे और फिर प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करोगे। ये करोगे, सिंपल स्टेप है। एक किताब पढ़ोगे जिसमें बताया होगा सर्जरी कैसे करते हैं, एक टीचर ढूंढोगे जो आपको हेल्प करेगा, और प्रैक्टिकली कुछ सर्जरीज किसी की गाइडेंस में करोगे, आप सर्जन बन जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको कन्विक्शन चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो, तो उस आदमी की सुनो जिसने लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया है। हमारे पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 81 साल से पैसा बना रहा है, उसका नाम है वॉरेन बुफे। क्या होता है, जब हम यंग होते हैं ना तो हमें लगता है कि अपुनिश भगवान है, वो उसमें सीक्रेट गेम्स में बोलते हैं ना, कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है, तो वो वाली फीलिंग आती है। मैं जब यंग था तो मैं गया, बुक्स पढ़ी वॉरेन बुफे की, बहुत पढ़ी, 2007-8 के आसपास। मैंने बोला बुड्ढा सटिया गया है, इसको आता नहीं है, अपन देख क्या करते थे मजा। मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेडिंग के कैपिटल से पैसा बनाऊंगा और उसको लॉन्ग टर्म में डालूंगा, फिर वापस ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, वो पिक्चर थी ना अंदाज अपना अपना, मेरी मुर्गी होगी, अंडे होंगे मुर्गी, तो मेरी भी अंडे मुर्गी चल रहा था। 3 साल में मेरा 10 लाख रुपए खर्च चला गया, 3 साल में 10 लाख रुपए चला गया। ठीक है, मैं मानता हूं वो मेरे लिए मार्केट की फीस थी। मैंने MBA करी, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे दिए, इंजीनियरिंग करी, अच्छा खासा पैसा दे दिया, तो मेरे को लगता है कि वो मेरी मार्केट की फीस थी। मैं फिर गया वापस, मैंने वॉरेन बुफे की किताब उठाई, मैंने उनको सॉरी बोला, मिले तो नहीं बट ऐसे बुक को सॉरी बोला, और मैंने कहा कि यार ये आदमी सही कह रहा था, जो कह रहा था सही कह रहा था, एकदम सही बोलता है आदमी। फिर से मैंने उनकी बात माननी चालू कर दी, और जब से मैंने उनकी बात मानी, मैंने एक जर्नी बनाई, उस जर्नी को जिया, और आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। आपका लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन आएगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात सुनोगे। वॉरेन बुफे की बात सुन लो, मेरी मत सुनो यार। चलो ठीक है, तुम्हें लगता है मैंने बहुत कम पैसा बनाया, वॉरेन बुफे ने बहुत बना लिया, $150 बिलियन की नेटवर्थ है उनकी। अब सुन लो, 11 साल की उम्र में स्टार्ट करके विरल भाई 60 साल की उम्र तक उनके पास $1 बिलियन था। ये सुनना, 11 साल में स्टार्ट किया, 60 साल तक पहुंचते पहुंचते $1 बिलियन पे आए। 60 साल से लेकर 90 साल, अगले 30 साल में आज वो $150 बिलियन पे, यानी उनकी टोटल वेल्थ का मोर देन 99.5% पिछले 30 साल में आया है, और 0.5% उसके पिछले 50 साल में आया है। आज अगर $150 बिलियन पे वो साल का 10% भी कमाए रिटर्न, तो वो 15 बिलियन होता है, 15 बिलियन। उन्होंने 50 साल में 1 बिलियन कमाया था, यानी आज वो हर साल अपने कैपिटल पे उनके 500 साल का रिटर्न निकालते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। पर ये आपको कब देखने मिलेगा? जब आप समय निकालोगे मार्केट में। आप समय नहीं निकालना चाहते मार्केट में, तो कैसा पैसा बनेगा? तो कमिंग टू योर आंसर, द आंसर इज कि पहले अपने अंदर नॉलेज और कन्विक्शन भरो, और वो कैसे भरोगे? राइट लोगों को सुन के भरोगे। हमारा भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 4th अध्याय का 40वां श्लोक है। इसमें कहते हैं कि अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा। अज्ञानाच श्रद्धानाच, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, नॉलेज एंड कन्विक्शन, ऐसी संशय आत्मा, डाउटिंग सोल का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति पर, मतलब ना इस लोक में ना दूसरे लोक में, ना इन्वेस्टमेंट्स में ना लाइफ में उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो यही सबका हाल है, सबको ओवरनाइट रिच बनना है, तो लो करोड़ करोड़ रुपए के लोन लेके बैठो 20 साल की उम्र में। अब तो खत्म हो गए बॉस,
यू आर फिनिश्ड। करेक्ट। 1 करोड़ का लोन 20 साल की उम्र में हो गया, यू हैव टू डू समथिंग मिरेकुलस टू गेट आउट ऑफ इट, नहीं तो आप तो जिंदगी भर किसी के स्लेव हो जाओगे। अब आप सोचो, एक आदमी जो इतना कमजोर वर्ग का है, साल का क्या कमा लेगा? 2-2.5 लाख रुपए कमा लेगा, तो अगले 40 साल की इनकम तो उसको लोन देने में चली जाएगी। अभी इंटरेस्ट नहीं गिना मैंने। तो ये मत करो भाई, अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। करेक्ट। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का आजकल ये भी सोचना रहता है कि आज अगर मेरी इनकम कम है तो मैं उसमें कम इन्वेस्टमेंट करूं, मतलब जो पैसा मेरे पास बच रहा है वो पैसा मैं खुद के एंजॉयमेंट पे आज अपनी यंग एज में ना डालूं, तो 60 साल की उम्र में मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे तो उसका फायदा भी क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं यंगस्टर्स आज की तारीख में ये भी लोग कहते हैं ना, you only live once। यस। तो लोग उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज समझनी चाहिए। आप अपने हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनको किस तरीके से समझाओगे? क्योंकि माइंडसेट तो यही है कि अगर मैं आज 2000 रुपया बचाऊं, उसकी जगह पर 2000 खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूं, अगर 2000 बचा भी लेता हूं 2-2000 करके, तो 60 साल का होऊंगा तभी करोड़ों बचेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, वापस बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज अच्छा मत जियो, आप आज अच्छा जी सकते हो, कल उससे बेहतर जी सकते हो, पर एक प्रोसेस होता है उसका। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक व्यक्ति से मिला और उसने करीबन 12 सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं, ठीक है? ये सब जो होता है ना, OTT, ZEE, ये सब। उसका महीने का बिल ये सारा 12 सब्सक्रिप्शंस का मिला के कुछ 1500-1800 रुपए आता है। मैंने बोला, तू मेरे को एक बात बता, तू कितना देखता है इसमें से? वो तो सर बहुत कम देखता हूं। तो 1500 × 12 कितना होता है? 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए तो आपने वेस्ट कर दिए। एक बंदे से मिला, वो कहता है सर 8,000 रुपए महीना UPI का जाता है, पता नहीं चलता जाता का है, क्योंकि गए एक फोटो खींची, पैसा गायब, वीडियो गेम बन चुका है। तो भाई, आप अगर अपने पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया, 18 घंटे नौकरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपका इतना अधिकार नहीं बनता कि आपका पैसा जहां आ रहा है वो तो आपको पता हो? और क्या वो पैसा आपके हैप्पीनेस विजन के साथ अलाइंड है? आपका हैप्पीनेस विजन है विरल भाई कि मुझे साल में एक वेकेशन करनी है, ठीक है, कि मुझे एक साल में एक वेकेशन करनी है, उसके लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। और आप दूसरी तरफ यहां देखता हूं मैं आपको कि भाई आप जो है बहुत सारी सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो, आपका स्विगी जोमेटो का बिल आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जा रहा है, आप फॉर एग्जांपल अल्कोहल पी रहे हो। आपने मतलब एक एग्जांपल है। तो यार, आपका विजन ऑफ हैप्पीनेस और बजट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आप जिंदगी भर खुश नहीं रह सकते, और ना ही आप सेव कर पाओगे, ना ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, ना ही आप रिटायर हो पाओगे। मैं अगर आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आप जिंदगी भर ब्रोक रहने वाले हो। ट्रू। तो आपको जो भी करना है, हर चीज को बजट करो, अपनी सारी जो चीजें खुशियां देती हैं उनको लिखो। अब आपको ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल आप क्वार्टरली एक बार करते हो, हर दिन तो करोगे नहीं, तो क्वार्टरली का एक बजट बना दोगे, मैं इस क्वार्टर में जाने वाला हूं, मेरे को 20,000 रुपए चाहिए। अब 20,000 रुपए का आप प्रबंध करो। आप कहां से प्रबंध करोगे? आप तो कमाई 30,000 रुपए रहे हो, ठीक है? अगर आप महीने का 30,000 रुपए कमा रहे हो और उसमें से आपको 7,000 रुपए महीना निकालना है अपने हैप्पीनेस के लिए, तो कहीं और कट करो ना भाई। करेक्ट। अपना इंटरनेट 10 जगह इंटरनेट लगा के रखा है, वो बंद करो। अपना कोई सब्सक्रिप्शन बंद करो, सिगरेट कम पियो, दारू कम पियो, 3 बार जोमेटो कम मंगाओ, कहीं ओला की जगह मेट्रो पे चले जाओ, तो कहीं तो बचाओ, ताकि जहां मन करता है वहां उड़ाओ। तो ये मैथमेटिक्स जब तक लोग नहीं करेंगे ना, कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, पैसे 30,000 है, या तो फिर अपनी तनख्वाह बढ़ा 3 लाख कर। ट्रू। तो कुछ तो कर। सही बात है। ये मतलब यू कांट बी, वो कहते हैं ना, आप यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। करेक्ट। कि केक आपके सामने बड़ा आप खा रहे हो तो कम होगा ही होगा। बोलो नहीं सर, मैं केक भी खाऊंगा और उतना ही रहना चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट। तो ये सब मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए राइट तरीका क्या होना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब एक हिसाब से देखा जाएगा तो आज व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी नोटिफिकेशंस तो आते रहते हैं, ये कंपनी वो कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो क्या वो राइट तरीका है या कहीं और से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, वंस अगेन स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी बजटिंग। आप हो कहाँ पहले वो तो जान लो, तभी तो आप अपना जीपीएस ऑन करके बता पाओगे कि आपको जाना कहाँ है। तो आपका जीपीएस का जो करंट लोकेशन है वो आपका बजट है कि आप खर्च कितना कर रहे हो, आज उल जलूल कितना खर्च कर रहे हो, राइट खर्च कितना कर रहे हो, निवेश कितना कर पाओगे। पहले ये सिचुएशन से आगाह हो जाओ। जब मैं अपनी क्लास में एक्सरसाइज करता हूं ना विरल भाई, लोगों आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो तो सर पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा पैसा कहां जा रहा था, आज पहली बार देखा मेरा पैसा जा कहां रहा है, मैं कर क्या रहा हूं। अब वो वहां से उनकी जागरूकता, कॉन्शियसनेस आती है। फिर वो आप एक प्लान बनाते हो कि भाई अच्छा ठीक है, आज ये सिचुएशन है, पहले तो मैं सिचुएशन को इंप्रूव करूंगा। सर मेरा 3 महीने में जो यूपीआई का बिल 8,000 रुपए महीना आ रहा है, उसको मैं 3,000 पे लेके आऊंगा। वेरी गुड इनिशिएटिव। 5,000 रुपए महीना बचेगा, वेरी नाइस। तो वो कोशिश करता है, कॉन्शियस हो गया ना। जैसे आप कॉन्शियस हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। व्हाट यू मेजर यू विल इंप्रूव, व्हाट यू कांट मेजर यू कांट इंप्रूव। आपने मेजर कर लिया, आप इंप्रूव कर लोगे उसको। तो आपने इंप्रूवमेंट चालू कर दी। अब इंप्रूवमेंट चालू करी, उसके बाद अब आपने गोल सेट किया। देखिए, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो रैंडम नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में ही है। एक बार हमारे कॉमन फ्रेंड है अमित, उन्होंने मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया था। बोलते आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो? बोला मानता क्यों, हमारे को पढ़ाया गया है, हमारे को गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पढ़ाई गई है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है? मेरे को 4 साल बाद रेंज रोवर खरीदनी है,
तो मेरा गोल हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गई ना कि मुझे जैगवार रेंज रोवर खरीदनी है। तो अब मैं रिवर्स प्लान करूंगा, अच्छा ठीक है 1.5 करोड़ की गाड़ी चाहिए, 40 लाख का डाउन पेमेंट चाहिए, 1 करोड़ 10 लाख का लोन लेने जाके मेरी तनख्वाह हो जाए, 40 लाख रुपए मुझे जमा करना है, 5 साल का अवधि है, तो मेरा गोल बन गया, अब उसके हिसाब से प्लान बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी निवेश करना है वो गोल बेस्ड करना है। आपको 5 साल का गोल है आपको गाड़ी खरीदनी है, 10 साल का गोल है घर खरीदना है, 15 साल का गोल है MBA करनी है, फिर से 20-25 साल का गोल है मेरे को रिटायर करना है, तो गोल बना लो। हर गोल के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करो और बाकी अपने धंधे लगो और अपनी तनख्वाह बढ़ाओ। ये रोजमर्रा ना, ये शेयर 10 का खरीदा, 12 का बेचा, 14 का खरीदा, 7 में बेचा, ये सब बंद कर दो। आप स्ट्रेस में रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे और जिंदगी भर पैसा नहीं बना पाओगे। वो करो जो आपके कंट्रोल में, वो मत करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको होने दो। जैसे अगर आप एक पेड़ उगाते हो तो आप नहीं उगाते हो, आप सिर्फ बीज डालते हो, उगाता सूरज और पेड़ है खुद, वो अपने आप लगे हुए हैं। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस चल रहा है वहां पे। तुमने क्या किया, तुमने थोड़ा पानी डालना है बस, और ज्यादा पानी डालोगे वो मर जाएगा प्लांट। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है वो अपने आप होता है। विल भाई, आज तक पिछले इतने सालों में मेरे को इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम लगा है? आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि एक बार SIP करी, अब वो पिछले 9 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, हम तो देखते भी नहीं है। अच्छा ठीक है चल रही है, नो प्रॉब्लम। अपन ने तो 20 साल की सोची थी, आज 40 का हुआ, 50 तक की चलेगी वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। और एक म्यूचुअल फंड एडवाइजरी की आपने बात की थी कि फाइनेंशियल एडवाइजर रहते हैं, वो म्यूचुअल फंड सारी चीजें वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। एक मिथ लोगों में ये भी होती है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो खाली रिच लोगों के लिए होते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। आपका जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर होता है वो हर वर्ग के लिए, चाहे आप 1000 रुपए की SIP करना चाहते हो, 1 लाख की करना चाहते हो, 10 लाख की करना चाहते हो, 1 करोड़ की करना चाहते हो, कितने की भी SIP करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। वो आपकी हेल्प करता है और आपके गोल के हिसाब से आपको बताता है आपको कितना निवेश करना है, कहां निवेश करना चाहिए, क्या आपके लिए आइडियल पोर्टफोलियो है, कहां पे कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कौन सा लार्ज कैप होना चाहिए, कौन सा स्मॉल कैप होना चाहिए, कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना FD होनी चाहिए, सबका एक पूरा बास्केट बना के आपको देता है कि इस गोल के हिसाब से ये बास्केट है, इस बास्केट में हर महीने में आपको निवेश करना है। बस इस तरीके से प्लान। फाइनेंशियल एडवाइजर्स पैसा कमाते कैसे हैं और कितना कमा सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी 2 तरीके से होती है। एक तरीका होता है जनरली आपका फी बेस्ड होती है, कुछ एक फीस उसमें वो बनाते हैं। सेकंड है जब वो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने म्यूचुअल फंड बेच दिया, आपने कोड के थ्रू बेच दिया, तो उनको म्यूचुअल फंड पे कमीशन आता है, पर बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत कम कमीशन है। पॉइंट मतलब ये रिसर्च की गई थी कि देश के जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हजारों करोड़ के AUM है, वो 0.68% ऑफ द AUM कमाते हैं, तो विच इज नॉट वेरी मच। मतलब अगर 1000 करोड़ का किसी का AUM है तो वो कुल मिला के समझिए 6.8 करोड़ रुपीस कमाता है साल के, विच इज नॉट मच कंसिडरिंग इतना बड़ा नंबर है। तो सेबी ने बहुत कॉस्ट को कंस्ट्रेन किया हुआ है। जनरली ये लोगों के दिमाग में यही चीज रहती है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में या SIP में पैसा लगा देते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। लोग इसीलिए शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। तो क्या सच में ऐसे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाता है? क्योंकि हाँ देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक है ना, आपको कभी भी पैसा चाहिए म्यूचुअल फंड से वो दे देता है। ठीक है, T+1 जिसे हम कहते हैं, T+1 सेटलमेंट होती है। आप जिस दिन बोलोगे उसके अगले दिन सेटलमेंट हो जाएगा, आपको पैसा आ जाएगा। पर आप डालो ही म्यूचुअल फंड में तब जब आपका गोल हो ना लॉन्ग टर्म का। जो गोल, देखिए जो गोल की अवधि है, ठीक है, जो गोल की अवधि है वो गोल तक आपका पैसा लगना चाहिए। आपने तय किया था 5 साल, तो 5 साल चुपचाप पैसा लगाओ। अब आप बोलोगे सर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करें? तो भाई इमरजेंसी के लिए फंड बना के रखो, पहले से इमरजेंसी का फंड बनाओ, 6 महीने की अपने जो कॉस्ट है उसके लिए अलग FD बना के रख लो। नहीं सर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए इंश्योरेंस खरीदो। सर किसी का घर में मृत्यु हो गई तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदो। अरे भाई, हर चीज के लिए कोई एक चीज होगी। ये मेरे म्यूचुअल फंड को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? उसको तो कंपाउंड करने दो बेचारे को, उसका काम करने दो उसको, बराबर। उसको क्यों तंग कर रहे हो? ट्रू। तो अपना कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए इमरजेंसी फंड है, हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस है, लेके रखो, खत्म करो। करेक्ट। इनफैक्ट मैं जस्ट अभी कल किसी से बात कर रहा था तो मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में चीज याद आई। लोग आज की तारीख में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पहले पैसा कमाते हैं, फिर उसमें से एक्सपेंसेस निकालते हैं और हम चलो उनको बोलते हैं कि भाई आप सेविंग्स का या इन्वेस्टमेंट करो, इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में लगाओ। लोग आजकल क्या करते हैं ज्यादातर कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा पैसा लगा देते हैं कि वो अपने इंश्योरेंस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरा जस्ट अभी डिस्कशन हो रहा था एक इंश्योरेंस एजेंट से ही, तो वहां पर उन्होंने वही चीज बहुत अच्छी मेंशन की, मैं वापस यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना सारा पैसा सेविंग्स जितना भी है सारा इक्विटी या म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो आप सिर्फ एक बीमारी से दूर हो। जिस दिन वो एक मेडिकल का एक्सपेंस आपके घर पे आ गया, जितना भी आपने यहाँ पर सेविंग्स किया होगा सब उड़ जाएगा। तो देखो, इंश्योरेंस के बिना तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं, चाहे भगवान थोड़ी हो यार, पहले उस पे प्रायोरिटी आपको। अच्छा, उसमें भी पता है क्या करते हैं लोग सब, विरल भाई, उसमें क्या करेंगे कि वो ना खाना पूर्ति के लिए 2 लाख रुपए का कवर ले लेंगे। अब एक किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आज वो हार्ट अटैक की सर्जरी 8-9 लाख रुपए की है। करेक्ट। पिछले 5 साल में हेल्थ केयर कॉस्ट डबल हो चुकी है, मतलब निफ्टी से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिए हेल्थ केयर की कॉस्ट ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि ये 2 लाख 3 लाख से काम नहीं होने वाला। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम 7 से लेकर 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस 40 लाख रुपए की है, इंटरनेशनल है कि कल को मैं दुबई हूं और मुझे वहां कुछ हो जाए तो वहां के हॉस्पिटल्स भी कवर्ड है। उसके लिए मैं प्रीमियम ज्यादा देता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं सिक्योर महसूस करूं।
इंडिया में भी सिक्योर महसूस करूं, दुबई में भी सिक्योर महसूस करूं, यूएसए में भी सिक्योर महसूस करूं, उसके लिए मैं एक प्रीमियम देने को तैयार हूं। तो मैंने अपनी हेल्थ केयर को इस तरीके से कवर किया हुआ है। तो मेरे में कॉन्फिडेंस अलग आता है। मेरे पास एक फंड है जो मैंने इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है, तो वहां मेरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है, मेरे पास 1 साल का पैसा अलग से रखा हुआ है। तो अब कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो ये सब चीजें मेरा ख्याल रखेंगे ना भाई। करेक्ट। अगर मैं बीमार हो गया तो हेल्थ केयर का कॉस्ट इंश्योरेंस मैनेज कर लेगी, घर का कॉस्ट इमरजेंसी फंड मैनेज कर लेगा, 2-3 महीने में तो वापस आ ही जाऊंगा। और अगर नहीं आया तो मतलब वो तो फिर लाइफ इंश्योरेंस मैनेज करेगा। करेक्ट।